इम्पोर्टेंट कॉल तो कर लीजिए, थोड़ा बोलता ज्यादा हूँ क्योंकि आप लोग नहीं बोलते इसलिए मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है, और आप लोग नहीं बोलते इसका मैं प्रमाण दूंगा। इसमें एक चीज और जरूर ऐड कीजिएगा, जी। आप इतनी लंबी लड़ाई ओपीएस की लड़ रहे हैं जी जी, मतलब क्या उसकी भी कोई संभावना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल किया सर ने, बिल्कुल सर मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, बल्कि सबसे पहले उसी पॉइंट पर आता। मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है। 2007 से कितना साल हो गया सर? 18 साल, 17-18 साल। 2007 में मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन जोरहाट में पोस्टिंग हुई थी मेरी। जोरहाट असम में है, काजीरंगा के लिए फेमस है वो। तो उस समय 6 पे कमीशन की लड़ाई चल रही थी। तो जब सिलेक्शन हो गया तो पता चला कि हम एनपीएस में हैं। पहली बार एनपीएस शब्द को हमने वहां पर सुना था। उस समय इसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम। अभी इसका नाम न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, इसका 3 बार नाम बदल गया। न्यू पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन सिस्टम हुआ, और 2013 22 दिसंबर 2013 को इसका नाम हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम। और नेशनल पेंशन सिस्टम में बहुत सारे दूसरी योजनाएं डाल दी गई, जैसे अटल पेंशन योजना, पंडित दीनदयाल एक ज्योति करके योजना है, टीयर 2 एक पॉलिसी है, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक बहुत बड़ा मतलब एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है। तो 2007 में जब नौकरी में आए तो पता चला कि भाई पेंशन के लिए आते हैं हम लोग सारे लोग, सिक्योरिटी के लिए, जिसे कहते हैं ओएसएस, ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी। केपीएमजी, आप लोग इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं वो लोग बेहतर जानते होंगे। नोएडा में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है केपीएमजी, जो इस चीज को रिसर्च करती है कि किस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो रही है और किस एज ग्रुप के बीच में लोग कितनी डेथ रेट कितनी है, बर्थ के समय कितनी रेट है, जिंदा रहने की कैपेसिटी कितनी है, इन सब सारी चीजों को। तो वहां से परिचय शुरू हुआ। तो जानना शुरू किया कि आखिर हम न्यू पेंशन स्कीम वाले हैं तो हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, हमें क्या मिलेगा, हम उन लोगों से कैसे अलग है। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। शुरू होते होते फिर मैं 1 साल के बाद दिल्ली आ गया। दिल्ली में यहाँ जब नौकरी करने लगा तो यहाँ देखा एकदम बिल्कुल साइलेंट था मामला। 6 पे कमीशन आ गया, लोग खुश थे, सैलरी बढ़ गई थी। तो दिल्ली में आया तो पता चला कि यहाँ तो स्पाउस और मतलब दोनों ही लोग नौकरी करते हैं ज्यादातर, ऐसा पाया। इसके पहले हिंदुस्तान में कभी ऐसा लगा नहीं था कि अगर पति नौकरी करता है तो पत्नी भी नौकरी करती हो। यहाँ का ये जो ट्रेंड देखा तो दोनों लोग खुश थे और अपनी लाइफ में एकदम बिजी थे। धीरे धीरे पंकज सर फिर 7वां पे कमीशन आ गया। कब आया? 2018 में, 2016 में आया। 2016 में आया। 16 में और अच्छी तनख्वाह हो गई, लोग और शांत हो गए। और उस समय जब बताया गया क्योंकि 10% हम लोगों का कंट्रीब्यूशन कटने लगा था, डिडक्शन होने लगा था, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का। खैर कुछ चीजें तभी क्लियर हो गई थी क्योंकि उस समय क्या है ना, मोबाइल हाथ में नहीं थे, जो स्मार्टफोन जिनको आप कहते हैं। क्योंकि उस समय साइबर कैफे में जाना पड़ता था, आपको याद होगा। ऑर्कुट का जमाना था, फेसबुक का नहीं था। ऑर्कुट पे की होगी बहुत सारे लोगों ने, चैटिंग वैटिंग की होगी या फिर अकाउंट बनाए होंगे। ऑर्कुटिंग कहते थे उस समय। तो 20 रुपए घंटा देकर के, है ना, साइबर कैफे में, मैडम सही कह रहे हैं, 20 रुपए घंटा 30 रुपए घंटा ऐसे करके चलता था। पढ़ना शुरू किया तो पता चला बहुत सारी चीजें हैं उसमें एनपीएस में जो बिल्कुल आपके किसी काम की नहीं है, बल्कि आपके शोषण के लिए वो चीजें बनाई गई। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, हमने पाया कि कोई भी आदमी जब नौकरी में आता था, नौकरी में आने के 10 साल कंप्लीट अगर उसने कर लिए, जिसको हम क्वालिफाइंग सर्विस कहते थे, 10 साल पूरे करने के बाद कभी भी रिटायर होता था। दिव्या मैडम आ जाइए। तो रिटायर होने के बाद उसे पेंशन की गारंटी थी। और पेंशन 309 आर्टिकल जो है उसके तहत एक राइट है। अगर आपने किसी सिस्टम की, किसी देश की, किसी स्टेट की या किसी विभाग की गारंटीड सेवाएं दी हैं तो उन सेवाओं के बदले में बुढ़ापे पर आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का वायदा करता था वो संस्थान। और वो वायदा होता था आपकी 10 साल नौकरी के बदले में। अब रिटायरमेंट केवल 3 तरह के होते हैं, ये बात पता है आप लोगों को। पहला वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो आप 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कभी भी ले सकते हो। दूसरा कंपलसरी रिटायरमेंट, जिसे आप 56J1 कहते हो आम बोलचाल में।
जब सरकार को ये लगता है या डिपार्टमेंट को ये लगता है कि किसी वजह से आप इस सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपको जबरिया रिटायर कर दिया जाता है, दूसरा रिटायरमेंट। तीसरा सुपर एनुएशन, जिसे जो आप जब आते हो आपकी सर्विस बुक बनती है उस दिन तय हो जाता है कि आप 60 साल पे रिटायर होंगे या 58 साल पे रिटायर होंगे या फिर 65 साल पे रिटायर होंगे, वो तीसरा रिटायरमेंट है। इसके अलावा और कोई रिटायरमेंट नहीं है मेरे ख्याल से। कोई हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा श्योर होना भी ठीक नहीं है आप लोगों के बीच में। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? डिसमिसल है। हाँ तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जिसे रिटायरमेंट के बाद डीआर कहते हैं, डियरनेस रिलीफ कहते हैं, वो पेंशन की गारंटी के तौर पर आपको दिया जाता था। ये प्रोविजन था और इसके लिए आपकी जेब से या आपकी सैलरी से कोई भी डिडक्शन नहीं था, आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये पूरी तरीके से आपके नियोक्ता पर तय करता था, सरकार पे डिपेंड करता था। अब उन्होंने एक पूरे सिस्टम को मिक्स कर दिया और उसके पीछे एक दलील दी गई कि देश में कई तरह की पेंशन व्यवस्थाएं हैं। ईपीएस है जिसे आप एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 कहते हैं, एक जीपीएफ वाली जो हम लोगों की है, एक कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम है पेंशन की, जहां 10% आपका कटता था, 10% एम्प्लॉयर डालता था और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सारा कॉर्पस दे दिया जाता था। पीएसयू में ये चलती थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वहां अमूमन ये चलती थी। तो सरकार की ये दलील थी कि सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक यूनिफाइड व्यवस्था करनी पड़ेगी, कॉमन व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम को ईजाद किया और ये कहा गया कि 10% कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी का और 10% गवर्नमेंट ऐड करेगी और रिटायरमेंट चाहे जब हो जाए, जैसे हो जाए, वही 3 तरह का रिटायरमेंट। रिटायर होकर के आप घर चले जाओ तो टोटल कॉर्पस के बेस पर आपको पेंशन दी जाएगी। अब जो आदमी 40 साल की उम्र में नौकरी में आया या 20 साल 25 साल पर वर्क चार्ज में रहा, उसके बाद रेगुलर हुआ या कंट्रेक्चुअल स्टाफ के तौर पर भर्ती हुआ और मुश्किल से 10-15 साल उसको नौकरी में मिला, उसके साथ समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि एनपीएस एक कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम हो गई और कॉर्पस जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का खेल है। जितनी लंबी नौकरी उतना बेहतर कॉर्पस। लंबी नौकरी नहीं है तो इवन आप 1.5 लाख सैलरी भी उठा रहे होंगे, अगले दिन 1200 रुपए की पेंशन पाओगे। एग्जाम्पल्स आने शुरू हो गए, लोग रिटायर होने शुरू हुए, खास करके वो लोग जो या तो एक्स आर्मी थे, एक्स सर्विस में, वो लोग नौकरी में आए, वो पहले रिटायर हो गए, या जो डेथ कंपनसेटरी ग्राउंड पे नौकरी में आए थे वो 10-15 साल में रिटायर हो गए, या फिर जो कंट्रेक्चुअल वर्क चार्ज या और तरीके से नौकरियों में लगे थे और काफी लंबी नौकरी के बाद रेगुलर किए गए, तो वो लोग रिटायर होना शुरू हो गए। कॉर्पस में व्यवस्था ये थी कि टोटल कॉर्पस का 60% आपको देने की व्यवस्था की गई और 40% की एन्युटी कराना कंपलसरी कर दिया। अब 40% पर एन्युटी, अगर मैं आज अपनी बात करूं तो मेरा बेसिक सैलरी है 76,500 और डियरनेस अलाउंस पता ही है 55% है, तो मोटा मोटा कितनी सैलरी होगी विनोद जी? 76,500 प्लस उसका आधा और कर लीजिए, एक कितना हो गया? 10 के आसपास। अगर मैं आज 60 साल का हो रहा होता या मेरे 20 साल कंप्लीट हो जाते, वैसे मेरे 18 साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन 2 साल के बाद ही अगर मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के जाता तो भी आज की डेट में मैं मोर देन 60,000 पेंशन लेने के लिए हकदार था। लेकिन अब मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां पर 60 इयर्स का हो जाता हूं तो मेरे अकाउंट में 44 लाख रुपए है। 44 लाख का 60% मुझे देंगे, यानी मोटा मोटा 24 लाख रुपए, 25 लाख रुपए बचा। कितना? मोटा मोटा 20 लाख रुपए। 20 लाख की जो पेंशन बनेगी वो 10,000 बनेगी। 500 मोटा मोटा 1 लाख रुपए पर 500 रुपए की पेंशन बन गई। कितना हुआ साहब? 10,000। और उधर कितना मिलता? मोर देन 60,000। और वहां हमेशा डियरनेस अलाउंस बढ़ता। पे कमीशन आता तो वो पे कमीशन का बेनिफिट मिलता। तो फिर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई तो पहले धीरे धीरे 2013 में व्हाट्सएप आ गया तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनने लगे, वहां से शुरू हुई। फिर आते आते पूरे देश के लोगों को जोड़ा हम लोगों ने, तकरीबन 12-14 स्टेट के लोगों को जोड़ा और 30 अप्रैल 2018 को रामलीला मैदान में दिल्ली में हम लोगों ने पहला प्रोटेस्ट किया, तकरीबन 1 लाख लोगों के साथ।
मैंने ये बात इसलिए बोली थी कि मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि आप लोग कम बोलते हैं, क्योंकि एलिट लोग या लर्नेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग सबसे बाद में निकलते हैं। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन पब्लिक में है ये परसेप्शन। तो 30 अप्रैल 2018 को रैली की, उसके बाद संसद भवन में हम लोगों को बुलाया भी गया और उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, उनकी जगह पर आए थे नए नए पीयूष गोयल साहब। तो उसके बाद हमने 26 नवंबर 2018 को फिर से एक रैली की। उस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गए और उन्होंने मंच से अनाउंस किया कि हम अपने स्टेट से एनपीएस को हटाने का प्रस्ताव पास करेंगे, और उसी दिन प्रस्ताव पास किया। लेकिन हम सब जानते हैं दिल्ली गवर्नमेंट कोई सॉवरेन स्टेट नहीं है, दिल्ली स्टेट ही नहीं है, दिल्ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के मुलाजिमों को, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो वेतन हो, कोई भी भत्ते हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, दिल्ली सरकार से नहीं आते, और ना ही उनको ये पावर है। लेकिन इससे माहौल बना पंकज सर, और पूरे देश में ये बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। हर सोशल मीडिया पर, हर प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हर जगह वो तस्वीर, हम लोगों खड़े हुए थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके मतलब प्रस्ताव पास किया। तो ये माहौल बन गया और फिर लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले भारत सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 10 से बढ़ा करके 14 कर दिया 1 अप्रैल 2019 से। अब समस्या ये आई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके क्या तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड, सेंट्रल पीएसयूज और भी कुछ डिपार्टमेंट जैसे बोर्ड्स, वहां डायरेक्ट ये चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं होती हैं। मतलब भारत सरकार अगर कोई भी सरकारी कर्मचारियों के बारे में, उनके मामले में आदेश निकालता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पर लागू नहीं होगा, रेलवेज पर लागू नहीं होगा, सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड्स पे लागू नहीं होगा। अब आप लोग सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सीएबीज हैं, तो उसकी लड़ाई 2 साल तक चली। मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वो कम से कम 2 से 3 साल के बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10 से 14 किया गया। मैं सही कह रहा हूं रामानंद सर? सही कह रहा हूं? उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हुई। फिर हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जगह जगह बैठ के सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ट्विटर कैंपेनिंग, बहुत तरह की, मतलब मिलियंस में ट्वीट्स कराते थे हम लोग। मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा। कुछ स्टेट्स खड़े हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ये 4 स्टेट थे जिन्होंने सबसे पहले 2022 के चुनाव में, क्योंकि इन राज्यों में उस समय विधानसभा चुनाव थे, इन राज्यों ने फैसला लिया और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया। अफसर वाली बात आ जाती है वही जो उनका क्वेश्चन था। हम लोग भी जानते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हूबहू रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ लगभग उसके करीब है। क्योंकि आज की डेट में तकरीबन मेरे ख्याल से 20 लाख करोड़ के आसपास कॉर्पस होगा एनपीएस में, और लगभग 1 करोड़ एनपीएस एम्प्लॉइज हैं पूरे देश में, जिसमें से 30 लाख केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट का कानून नहीं बना सकती, उनकी पेंशन पॉलिसी भी अलग ही रहेगी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्क्रैप भी कर दे, इमेजिन कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी लाल किले पे खड़े हुए और घोषणा कर दी कि आज से नई पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाती है, तो इसका हम देखेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। अब 20 लाख करोड़ रुपए, चूंकि वो यूनिट्स के रूप में, शेयर के रूप में, इक्विटीज के रूप में है, मेनली कुछ लोगों ने दूसरी जगह भी लगाया हुआ है, तो उनमें जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज कर सकती, नीचे आ सकती है। अभी एक यूनिट की वैल्यू है 46 रुपए के आसपास, 45-46 रुपए। आज से 4 साल पहले थी ये 20 से 22 रुपए। तो जाहिर सी बात है आज से 4 साल बाद भी ये कुछ बढ़ेगी, और जब हालात ऐसे होंगे कि एकदम से इस पॉलिसी को, इस कवच में जो 14% सरकारों का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ये तकरीबन 2 एक पीएफआरडीए के चेयरमैन थे, एक लोग थे। फिर हम लोगों ने उनके पास अपनी बातें रखनी शुरू की कि किसी तरीके से अपनी बात रखें।
हम लोग ये चाहते थे कि आप स्क्रैप करो ना करो, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को सेपरेट कर दो, और एम्प्लॉय जब भी नौकरी छोड़ दे, रिटायर हो जाए, वो अपना कंट्रीब्यूशन लेकर के निकल जाए जीपीएफ की तरह, और हो सके तो हमारे कंट्रीब्यूशन मिनिमम रिटर्न की गारंटी देते हो, तो बजाय 10% एम्प्लॉय 10 क्यों कटवाएगा, 15, 20, 25 जो जितना मैक्सिमम बचा सकेगा उतना कटवाएगा, तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट की बढ़ जाएगी। ये हमारी तरफ से एक सुझाव था। और फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को सरेंडर करने के बदले हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार जितनी पेंशन बनती हो उतनी पेंशन दे दो, डियरनेस अलाउंस के साथ और पे कमीशन के बेनिफिट के साथ। मान लीजिए किसी की 25 साल की नौकरी है, 50% दे दो, 20 साल की नौकरी है तो 40% दे दो, अगर फिजिबल नहीं है ऐसे, तो एटलीस्ट उसको ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी। लेकिन फिर वहां से एनपीएस रिव्यू कमेटी से पंकज सर, वो तो मिला नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जिन निकल के आ गया, जिसको हम अभी उल्टा पुल्टा स्कीम कह रहे थे। 2022 में इस मुहिम के लिए एक मैगजीन है, क्या नाम उसका, इंडिया आउटलुक, आउटलुक मैगजीन, उसने हमें वन ऑफ द चेंज मेकर ऑफ इंडिया के तौर पर कवर पेज पे प्रिंट किया, केवल इसलिए क्योंकि हमने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा को बचाने के लिए पूरे देश में इस मुहिम को चलाया। तो हमारे लिए भी ये बड़ी उपलब्धि थी कि चलो ठीक है, किसी ने तो रिकॉग्नाइज किया। आ जाइए सर, आ जाइए। तो अब जो यूपीएस का जिन आया, यूपीएस के जिन में बेसिकली दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली ये जो पंकज साहब बता रहे थे कि जब आप रिटायर होंगे कैसे भी, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, चाहे सुपर एन्युअल रिटायरमेंट हो, उस समय जो आपको लमसम अमाउंट दिया जाएगा वो जो आप ही का कंट्रीब्यूशन है उसका भी 10वें हिस्से से कम है। यानी अगर आज मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है तो बेसिकली उसमें 41 लाख मेरा है, क्योंकि दोनों के बीच में अनुपात 10 और 14 का है मोटा मोटा। तो टोटल कॉर्पस में 41% मेरा है और वो मुझे 10% से भी कम दे रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे, लास्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई योर सर्विस ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि वो हर 6 महीने को एक ब्रांच, एक मतलब जो है ग्रुप मानते हैं, हर 6 महीने की कंप्लीशन को फैक्टर 1 मानते हैं। तो टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके टोटल कॉर्पस का, आपके कंट्रीब्यूशन का 1/10 से भी कम बैठेगा। पहली समस्या ये। दूसरी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो लेगा 20 की बजाय 25 साल के बाद, 20 पे नहीं ले पाएगा। तो 20 के बाद नहीं लेगा, चलो ठीक है 25 के बाद ले लेगा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, हमारे लोग अब ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने लगे हैं, यंग दिखते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो लगता है कि अभी 40 के ही हैं। सच में नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रिटायर हुए वो लगते नहीं है 60 के, वो वाकई में 40 से 45 के ही दिखते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है 5 साल और सेवा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पेंशन मिलेगी आपकी सुपर एन्युएशन डेट से। अब हम लोगों तक तो गनीमत थी, अब सीएबी वाले तो आप लोग तो 65 पे रिटायर होते हो, हमें 15 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो आपको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो ठीक ही किया पंकज सर, हाँ ठीक किया। ये आपका जो है, देखो यार, कोई हंसता भी नहीं, बोलता भी नहीं, तालियां भी नहीं बजाते हैं। तो आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट अगर आप लेते हैं 25 साल में, तो आपका अगर सपोज उस दिन एज 50 ईयर्स है, तो आपको अपना बेनिफिट लेने के लिए यू विल हैव टू वेट फॉर 15 ईयर्स। नहीं, यही नहीं, आपको एक ऐसा इंजेक्शन दे देगी सरकार कि उसके बीच में ना आप कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, ना पहनेंगे, ना ओढ़ेंगे, ना कहीं ट्रेवल करेंगे और ना ही मरेंगे। हाँ, लमसम अमाउंट के साथ एक दूसरी ये चीज है कि और अगर फिर भी मर गए बीच में, मान लीजिए 50 साल में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और मर गए 60 साल तक पहुंचने से पहले, तो सरकार को भी नहीं पता कि होगा क्या आपके साथ, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लिखा ही नहीं गया कुछ जाएगा। और ये आदेश यूजीसी ने निकाल दिए
और दिवाली थी 7 नवंबर की या 10 नवंबर की, और दिवाली से ठीक 2-3 दिन पहले 7 नवंबर को उस आदेश को यूजीसी ने वापस कर लिया, विड्रा कर लिया। आपको याद है? याद है मैडम? याद तो सबको है, लेकिन आवाज किसी ने नहीं उठाई। आवाज उठाई मैं एग्री हूं आपकी बात से, उसे आवाज उठाना नहीं कहते जिस आवाज की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में एक वो मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाता है जहां से सच्चे मायनों में उठाई हुई आवाज कभी नाकामी तक पहुंची ही नहीं है। अगर आवाज सही से उठाई होती तो वो 2023 का आदेश यूनिवर्सिटीज पर लागू होता। ये बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के तमाम सीएबीज ने उस आदेश को अपने यहां लागू करवा लिया, इसलिए तो और ज्यादा शर्म की बात है। किन्होंने? तमाम सीएबीज ने, जैसे अगर मैं बात करूं एसजीपीजीआई चंडीगढ़ लागू करवा लिया, एम्स लागू करवा लिया। अब भारत सरकार में आज भी हम कहते हैं कि हमको तो आजाद हुए 1947 से कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, है ना? लेकिन कानून अभी वही, क्योंकि भारत सरकार ने एनपीएस लाई इसलिए ताकि हर कर्मचारी को एक प्लेटफॉर्म पर स्टेब्लिश किया जा सके, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सके। और फिर भी जब गजट निकलता है तो उसमें लिखा रहता है कि सीएबीज पर लागू नहीं होगा, रेलवे सर्विसेज पर लागू नहीं होगा, कंट्रेक्चुअल स्टाफ पे लागू नहीं होता। और एक बात आपको बताऊं, अगर कंट्रेक्चुअल स्टाफ परमानेंट हुआ है 2004 से पहले, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में की गई सेवाएं जोड़ी जाती है। ये 2022 का आदेश है अक्टूबर का। कॉन्ट्रैक्ट की पिछली जितनी सेवाएं थी उसको क्वालिफाइंग सर्विसेज में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर वो 2003 के बाद परमानेंट हुआ है तो नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो फंड बेस्ड है। अब सबसे एक टेक्निकल पॉइंट को समझिए। एनपीएस हो गई कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम, क्लियर? ओल्ड पेंशन स्कीम हो गई आपकी सर्विस ईयर बेस्ड स्कीम। अब चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए, हालांकि उसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, लेकिन अंदर कहीं पेंशन नहीं है, अंदर हर जगह पे आउट है, अंदर कहीं भी पेंशन नहीं है, पेंशन शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया है। इसको कहीं चैलेंज ना कर दे कोई, इस बात को हमने मार्च में ही उठाया था। जब पहले जनवरी में पहला गजट आया तब उठाया, फिर मार्च में भी इसका विरोध किया, तो 25 ये आया है 16 मार्च को, 16 से 19 मार्च को, और 25 मार्च को भारत सरकार वैलिडेशन एक्ट लेकर के आ गई फिनेंस बिल के अनुपूरक के तौर पर कि पेंशनर जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको एक डेट विशेष से अलग किया जा सकेगा, और सरकार इसको वैलिड करती है कि इस डेट से पहले वाले पेंशनरीज को बेनिफिट पे कमीशन का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार तय कर सकती है। और ये एक्ट है। इसका मतलब ये है कि कल को आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट भी आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि एक्ट पास हो गया है, और कोर्ट जो भी जजमेंट देगा उस एक्ट के बिहाफ पे ही देगा। दूसरी बात, यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आप देखिए, जब उसने कहा कि 25 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन, एवरेज 12 महीने की बेसिक सही था, और फिर उसमें एक पैरा जोड़ दिया, एक पूल का बना के उसका आधार लेके, और कहा कि फंड बेस्ड पेंशन स्कीम है। अब आप बताइए, क्या फंड से पेंशन दी जा रही है या सेवाएं देकर के कैलकुलेट की जा रही है? बताइए जरा। जब 25 साल कह दिया कि 25 साल से कम है नौकरी, तो उसी प्रोपोर्शन में कम पेंशन, तो फंड बेस्ड कहां हुई? लेकिन सरकार ने इसमें एक पैरा जोड़ दिया कि दिस इज अ फंड बेस्ड स्कीम। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए कि फंड बेस्ड कहने का मतलब ये है कि कल को जब 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन आएगा, तो फंड बेस्ड स्कीम कहने से जो लोग इसके पहले रिटायर हो गए हैं, क्योंकि उनका कॉर्पस कम रहा होगा, उनका फंड कम रहा होगा, उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा होगा, इसलिए उनके मामले में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों कपूर साहब? फंड बेस्ड स्कीम में तो ये ना दे में, इसका मतलब यही हो गया, इट इज अप टू देम। अब
बुरा मत मानिएगा, दूटा बड़ी बड़ी बातें करता है। मैंने अभी देखा, मतलब वहां फोटो मुख्यमंत्री के साथ, फलाने उनके साथ है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि ये सबसे गंभीर मुद्दा है। और आज की डेट में देखिए, यहां तक तो एक तस्वीर साफ है कि जिसकी नौकरी 20 साल से कम की है उसके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान है कि चलो ठीक है 10, 15, 20 लाख छोड़ो और एटलीस्ट 40% पेंशन ले लो विद डियरनेस रिलीफ के साथ, तो कुछ बेहतर पेंशन मिलेगी, भले ही 50% ना मिले। यहां तक तो गनीमत है। लेकिन जिनकी नौकरी 20 से 25 साल के बीच में है उनके साथ तो इतना बड़ा धर्म संकट है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो बता सके। 24 फरवरी को माननीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पेंशन सेक्रेटरी श्री वी श्रीनिवास जी, उनके पीएस पंकज दीक्षित जी और पूरा प्रतिनिधिमंडल उनका मंत्रालय का, उन्होंने हमको इनवाइट किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर। 8 लोगों के साथ पहुंचे, 2 आदमी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो मैं उनके पास केवल 3 पॉइंट लेकर के गया। मैंने कहा आप लोग ब्यूरोक्रेट हो, पूरे देश की पॉलिसी बनाते हो और मतलब ये एक दिन में नहीं बनी है। ये 6 अप्रैल 2023 को गठित की गई कमेटी और इसने दिया 24 अगस्त 2024 को। कितना महीना हो गया भाई साहब? 16 महीने। 16 महीने में 16 पेज का आपने गजट बनाया और उसमें भी 3 चीजें छोड़ दी। आपको पता ही नहीं कि अगर ओपीएस ऑप्ट करने के बाद रिटायरमेंट से पहले मर जाए तो क्या होगा, नोबडी नोज। यूपीएस को ऑप्ट करने वाला, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाला अगर 10 साल जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, और रहेगा तो उसको बेसिक तो वो दोगे, स्पीच पे कमीशन आ गया तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कैसे लगाओगे, इस पर शांत। और मान लो जब आपने ये कहा कि 25 साल पर 50% का कंपैरिजन, 25 साल पर 50% का कैलकुलेशन, तो जो लोग ज्यादा नौकरी करेंगे, मान लीजिए मैं 35 साल नौकरी करूं तो फिर मैं 35 साल पहली बात करूं ही क्यों, और करूं तो 25 साल के बाद जो 10 साल मैंने नौकरी की वो वाला कंट्रीब्यूशन अपना भी दो मेरा भी दो। लॉजिक बिल्कुल बताइए भाई। जब कॉर्पस बेस्ड है तो इसका मतलब है 50% पेंशन पाने के लिए मैं 25 साल तक की सेवाएं पूरी कर ली, वहां तक सफिशिएंट था, और इसके बाद जो नौकरी की तो वो सारा पैसा मेरा वापस करो। तीसरी बात कि जो आप पूरा कॉर्पस ले रहे हो 10% प्लस 14%, उस 10% पर आपने इनकम टैक्स कैसे लिया? जब वो मेरी सैलरी का हिस्सा नहीं रह गया तो उस पर आप इनकम टैक्स कैसे ले सकते हैं? तो ब्यूरोक्रेट को बहुत बुरा लग जाता है, कोई छोटा कर्मचारी उनके सामने ऐसे बोल दे, अब वो भी टीचर, और वो भी हिंदी का टीचर। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अजीब लगेगा ना, हिंदी के टीचर भी कहा, हम लोग तो बोलते हैं हिंदी के मास्टर, उससे ठीक फीलिंग आती है, हिंदी का मास्टर है ना। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि आज की डेट में जरा अपने बारे में सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे हजारों टीचर होंगे मुझे लगता है जिन्होंने 15-15 साल दिए होंगे कंट्रेक्चुअल, या क्या कहते हैं आपके यहाँ से, एडहॉक पे। चलो ठीक है, आप लोग लकी हो गए, आप लोग 65 इयर्स पर, आप भी 17.5 साल। मैं तो सैल्यूट करता हूँ आपको, बहुत पेशेंस था। कि अब मान लीजिए अगर 60 साल में रिटायरमेंट होता और 40 साल में जो आदमी नौकरी पे आया, 20 साल में उसके पास 40-50 लाख कार्पस होता, 40-50 लाख के कार्पस पे पूरे जीवन भर की कमाई, और अगर 40% पेंशन लेना है तो पहले सब दान करो, और दान तो करो ही करो, उस पर इनकम टैक्स भी दे चुके हो, है ना, दे चुके हैं ना उस पर इनकम टैक्स। तो इन सब चीजों को लेकर के खैर, तो 20 से 25 साल वाला जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, जो ये जो फैक्टर है बीच वाला, ये तो सबसे खतरनाक है। हाँ, 25 साल से मैं कहता हूं कि जिनकी ऊपर की नौकरी है, जिनकी 25 साल से ज्यादा की नौकरी है, दे नीड नॉट टू गो इन यूपीएस। बड़ी सिंपल सी बात है। और आप तो लेवल 12, 13, 14 ऐसे वाले लोग हो, आपका तो कंट्रीब्यूशन ही बहुत इकट्ठा हो रहा होगा, जिसके 20 साल हो गए 1 करोड़ पहुंच गया होगा उसका कार्पस, उसको तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट भी मैं जानता हूं क्यों नहीं क्रैक करना चाहते। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, टॉप लेवल का अधिकारी वो 20-25 साल तक नौकरी में आ जाता है, 25 से 27 साल, उसके बाद जरूरत नहीं है। जिसको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएसएस जो भी बनना है वो 25-27 साल तक बन जाते हैं।
27 साल 28 साल में जो आदमी आएगा वो 30 32 33 साल तक नौकरी करेगा और सब कुछ ठीक रहा तो वहीं से राज्यसभा चला जाएगा और बड़ा तो वहीं से जाएगा, कहीं दिल्ली का, अंडमान का, गोवा का, क्यों सर, है ना। और ठीक नहीं तो उसको विदेश मंत्री बना लिया जाएगा स्पेशल पावर से, हाँ, और राज्यसभा का सांसद बनाकर वो विदेश मंत्रालय सब एंजॉय करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, दूसरी अगर फिर भी रिटायर हो गया, मान लो उसके पास कुछ भी करने को नहीं है, तो उसका कॉर्पस इतना ज्यादा हो जाएगा, 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि अगर मिनिमम पेंशन की 9,000 प्लस डीए की गारंटी है, तो वहां मैक्सिमम पेंशन की भी लिमिट है। जानते हैं कितनी? नहीं पता है? बता ही दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बुराई थोड़ी है, बहुत सारे देश में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। 1,25,000 से पेंशन ज्यादा नहीं हो सकती आज की डेट में, क्योंकि 2.5 लाख मैक्सिमम सैलरी है कैबिनेट सेक्रेटरी की, जो की है टॉप लेवल 18, ठीक है ना। तो उसकी आधी से पेंशन ज्यादा नहीं हो सकती। अब अगर वो ओपीएस में जाएंगे तो वो 1,25,000 तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। डीए भी ये होगा या इंक्लूडिंग डीए? नहीं, हाँ, डीए होगा, लेकिन 2.5 लाख से तब भी एक्सीड नहीं कर सकती, उसकी बेसिक से ऊपर नहीं जा सकता। वहां डीए नहीं मिलता, फिर उनको दूसरे भत्ते मिलते हैं, लेकिन डीए नहीं मिलता, फिर डीए रोक दिया जाता है। तो उनको क्या है कि उनकी कहीं पेंशन कम ना हो जाए, तो एनपीएस इसके लिए जरूरी है, क्योंकि एनपीएस से वो फंड भी वो मिल जाएगा वापस, जिसका कि वो विदाउट विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस खरीदेंगे, WROP उसको बोलते हैं। मतलब जैसे 1 करोड़ रुपए है, 60 लाख ले लिए और 40 लाख की एनुटी खरीदी, तो एनुटी 2 तरह की है, एक विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और दूसरी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। विदाउट लीव तो वो पैसा आपका नहीं रह जाएगा, आपको पेंशन कुछ ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये लिया कि वो पैसा जिस 40 लाख रुपए की एनुटी खरीदी है, आपके और आपके स्पाउस के ना रहने के बाद वो पैसा भी आपके बच्चों को, नॉमिनीज को मिल जाए, तो वहां पर थोड़ी सी पेंशन कम हो जाती है, लेकिन वो पैसा वापस मिल जाता है। तो ब्यूरोक्रेट को ये फायदा है ना, तो भला क्यों चाहेंगे पंकज सर कि पॉलिसी स्क्रैप हो? अब समझे सर, इसलिए मैं बोलता हूं, सर का तो सवाल था, हमारा टारगेट इसको स्क्रैप कराना नहीं है, हमारा टारगेट है अपने कंट्रीब्यूशन को सुरक्षित अपने हाथों में लाना, वो चाहे नौकरी छोड़ने पर हो चाहे रिटायरमेंट पर हो, कैसे भी। अगर हम नौकरी में नहीं है तो हमारा हिस्सा हमको दे दिया जाना चाहिए। दूसरा, जितनी नौकरी है, अब ठीक है क्लास बना लो कि 20 साल पे 50% पेंशन या 25 पे है, हम इसको भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानते, क्योंकि अभी हम 140 करोड़ लोग हैं। अगर ये पॉसिबल होता, देखिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत तवज्जो दिया, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ बढ़िया करते रहे, लेकिन जब 2024 का लोकसभा का मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें नहीं डाला। 25 गारंटी थी इसमें, लोकसभा के मैनिफेस्टो में 25 गारंटी थी ना कांग्रेस के एजेंडा में। अब भारत की सबसे बड़ी पार्टी वही है, दूसरी भाई विपक्ष तो वही है, विपक्ष को डालना चाहिए था, अरे 26वां डाल देते, लेकिन नहीं डाला। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं डाला, तो कहीं ना कहीं उससे ये मुद्दा कमजोर हुआ। लोगों के मन में ये बात गई कि शायद एनपीएस स्क्रैपिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हमें कोई बात नहीं, मत स्क्रैप करो, हमारा कंट्रीब्यूशन निकाल दो, अपना कंट्रीब्यूशन वापस ले जाओ, उसके एवज में जितने % पेंशन बनती है ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगी, इतना प्रोविजन कर दिया जाए। पंकज सर, मेरी तरफ से इतना था। लास्ट लाइन को जरा कोई लास्ट लाइन को जरा इलैबोरेट करें। हाँ। कि कैसे पेंशन रिस्टोर होगी ओल्ड वाली। हाँ, देखिए इमेजिन करिए कि आपका पैसा जहां जा रहा है, जैसे चल रहा वैसे चलने दिया जाए सिस्टम। आपका पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा, आपका अलग दिखे और गवर्नमेंट वाला कंट्रीब्यूशन अलग दिखे, ठीक है ना। दोनों कितना हो गया अलग दिखता रहे। पॉसिबल हो तो हमारे वाले कंट्रीब्यूशन पर जीपीएफ के जैसे, हम ये नहीं करें जीपीएफ के बराबर, लेकिन एटलीस्ट उस पर मिनिमम रिटर्न की गारंटी दे दी जाए। जैसे ये कह दिया जाए कि किसी महीने अगर 3 महीने में या 4 महीने में, जैसे भी कैलकुलेट करते हैं, अगर 7% से नीचे जाएगा तो हम आपको मिनिमम 7% देंगे। अगर ये फिक्स कर दे तो और बेहतर हो जाएगा। वैसे एनपीएस में कभी 9% से ज्यादा रिटर्न कम रहा नहीं है अभी तक का, लेकिन अगर सरकार हमको 7.1 भी दे दे तो हम उस पर एग्री हैं।
हम ये कह रहे हैं कि अगर 2.4 एक्स्ट्रा है तो आप अपने वाले कंट्रीब्यूशन में मिला लीजिए, अपने वाले में। जब रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या कंपलसरी रिटायरमेंट हो, या आदमी नौकरी छोड़ के जाना चाह रहा हो, रेजिग्नेशन लेना चाह रहा हो, तो उस स्थिति में वो वाला अंशदान उसको दे दिया जाए जो कि उसका अपना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विद रिटर्न ऑन इट। और फिर उससे ये पूछ लिया जाए आप एनपीएस से पेंशन लेना चाहते हो या ओपीएस लेना चाहते हो। अगर वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ओपीएस चाहिए, तो गवर्नमेंट अपने वाले हिस्से को वापस निकाल ले, हमारा था ही नहीं। आप एक नया मॉडल सजेस्ट करते हैं। हाँ कोई देखिए अब भारत में 1947 वाला नहीं है कि आपके पास समस्याओं का अंबार लगा, लेकिन अगर आपके पास समाधान नहीं है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम टेबल टॉक के पास करते हैं तो वहां सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सेक्रेटरी पूछता है कि आपके पास इसका रेजोल्यूशन क्या है, कोई रेजोल्यूशन है? अल्टरनेटिव प्लान। हाँ, वो प्लान अगर नहीं है तो फिर आप एक नेता की तरह चिल्ला लीजिए, बोल लीजिए, वो सारी बातें ठीक है, चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, लेकिन उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई समाधान है तो फिर उसको वो फाइल प्रोसीड होती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक जाती है, उस पर जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो काम करते हैं। अगर फिजिबल होता है तो एक्शन आता है, रिजल्ट आता है। फिजिबल नहीं होता है या उनकी मंशा नहीं है तो रिजल्ट दूसरे तरह के आते हैं। आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए मेरी सर उससे पहले जैसे वो मीटिंग में क्या हुआ है, पहले कुछ क्वारीज हमारी कलीग्स में से हैं, विनोद जी तो जरा कहाँ से जाकर हाँ नहीं कुछ क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। कुछ क्वेश्चंस ले लें so that we can understand properly, है जी, ना? जी। मतलब अभी तक काफी क्लियर हो गया, यदि किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जी। तो एक दो ले लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। समीर सर आप सुनो। मैं एक चीज हाँ। पर एक सेकेंड, हाँ ये तो जो पूरा डिस्कशन है यहाँ पे, उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर निकल के आ रही है कि जिनके 25 साल से ऊपर की सर्विस है, कैलकुलेशंस में भी उनको यूपीएस में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। नंबर 1। अब इनका मानना ये है, इसको हम लोग अपने लेवल पे असेस करेंगे। इनका मानना ये है कि अगर 20 साल से कम की है 19-18 तो वी कैन गो टू यूपीएस फॉर पेंशन, और 20 से 25 साल के बीच में वो है। दूसरा मुझे लगता है कि आपकी एक जो 1,25,000 पर आप लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम में भी, चाहे आपका रिटायरमेंट पे कितना ही पेंशन हो जाए, डीएनएस मिलता है पर माइल, तो आपको 125 पे भी मिलेगा। और वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर 20 लाख करोड़ रुपए भी है, जब सरकार इतने जो पूंजीपति हैं उनके लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर कोई बड़ा आंदोलन, बाकी ये बात ठीक कह रहे हैं कि हर जगह कोने से अगर आंदोलन होगा तो सरकार पे प्रेशर पड़ता है। डूटा इज आवर बॉडी, हम सब लोगों की है, वी शुड प्रेशराइज डूटा टू इसको मेन एजेंडा में पुट करके आगे बढ़ाए। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये 3 चीजें निकल के आई हैं। इस पर कुछ कंफ्यूजन जो रामानंद जी भी बोल रहे थे, जिन लोगों को अपने प्रश्न है उसको आप लोग जो है एक एक करके मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करूंगा।